हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अमृत ज्ञान। ठीक है, आइए चलिए आज हम देखते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन, एंड थर्ड इज फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन। तो सबसे पहले हम अपने सिलेबस में स्टार्ट करेंगे अकार्बनिक रसायन से। ठीक है, जिसमें पहला चैप्टर रहेगा आवर्त सारणी और आवर्तता यानी कि पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो आइए चैप्टर फर्स्ट इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या है आवर्त सारणी? आवर्त सारणी रसायन विज्ञान में सबसे मौलिक अवधारणाओं में से एक है, यानी कि ये मौलिक अवधारणा रसायन विज्ञान की मौलिक अवधारणा में से एक है। इसकी संरचना, तत्वों का वर्गीकरण और तत्वों के गुण तालिका में उनकी स्थिति के साथ कैसे भिन्न होते हैं, ये समझना बीएससी नर्सिंग के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि जो पीरियोडिक टेबल है उसे किस मतलब तालिका में किस हिसाब से रखा गया है, मतलब उसकी स्थिति क्या है, कैसे उसमें भिन्नताएं हैं, तो ये समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खास तौर से उन लोगों के लिए जो फार्मास्यूटिकल विज्ञान, जैव रसायन और जीव विज्ञान से जुड़े हुए हैं। यहाँ आवर्त सारणी और आवर्तता पर एक व्यापक मार्गदर्शिका दी गई है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आवर्त सारणी का परिचय। आवर्त सारणी का परिचय, तो इसके थोड़े परिचय देख लीजिए। क्या है आवर्त सारणी? रासायनिक तत्वों की एक सारणीबद्ध व्यवस्था है जो उनके परमाणु क्रमांक, यानी कि परमाणु क्रमांक क्या होता है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। यानी आवर्त सारणी एक रासायनिक तत्वों की एक सारणीबद्ध व्यवस्था है जिसे परमाणु क्रमांक के आधार पर क्रमबद्ध किया गया है, जो तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी निर्धारित करता है। यानी परमाणु क्रमांक हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी निर्धारित करता है। समान रासायनिक गुणों वाले तत्वों को स्तंभों में समूहीकृत किया जाता है, जिसे समूह कहते हैं। यानी जिनका रासायनिक गुण, जिन जिन तत्वों के रासायनिक गुण एक समान होते हैं, उन्हें एक समूह में व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी का इतिहास। क्या है इसका इतिहास? आवर्त सारणी का इतिहास दिमित्री मेंडलीव, एक दिमित्री मेंडलीव थे जिन्होंने 1869 में आवर्त सारणी का निर्माण किया था। दिमित्री मेंडलीव को आवर्त सारणी के निर्माण का श्रेय जाता है, यानी ये जनक हैं आवर्त सारणी के। उन्होंने तत्वों के बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया। यानी उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो एटॉमिक मास है, एटम का एटॉमिक मास है यानी परमाणु द्रव्यमान, उसके अनुसार आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया था। और उन्होंने ये देखा कि समान गुणों वाले तत्व जो है वो एक नियमित अंतराल के बाद पुनः रिपीट होते हैं। यानी जो एक जैसे गुण वाले तत्व हैं वो एक निश्चित अंतराल के बाद पुनः क्या होंगे, दिखाई देते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आए थे हमारे हेनरी मोसले। हेनरी मोसले ने जो दिमित्री मेंडलीव थे उसमें परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया था दिमित्री मेंडलीव ने। लेकिन जो हेनरी मोसले बाद में आए थे, उन्होंने जो तालिका को पुनर्व्यवस्थित किया और उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के स्थान पर परमाणु संख्या लगा दिया था। यानी जो मोसले थे उन्होंने अपनी आवर्त सारणी को पुनर्व्यवस्थित किया और उन्होंने तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में रखा। और इसी आवर्त सारणी को हम आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से भी जानते हैं। यानी ये आवर्त सारणी का आधुनिक संस्करण है। ठीक है, अब क्या आवर्त सारणी है, उसकी संरचना क्या है, कहां पर क्या एलिमेंट्स है, कितने ब्लॉक्स हैं, आवर्त कितने हैं, वर्ग कितने हैं, तो इस आवर्त सारणी की संरचना में जानेंगे। देखिए आवर्त सारणी की संरचना,
यहां पर एक आवर्त सारणी प्रदर्शित है जिसमें कुछ वर्टिकल रोस हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल रोस हैं, यानी ऊर्ध्वाधर पंक्तियां और क्षैतिज पंक्तियां। ये हमारी क्षैतिज पंक्तियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 यानी क्षैतिज पंक्तियां। ये 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिसे क्या कहेंगे हम? आवर्त। क्या कहेंगे? आवर्त। इसको हम बोलेंगे आवर्त। ये 7 पंक्तियां हैं हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से ये 7 है, इन्हें हम आवर्त कहते हैं। और ये वर्टिकल जो है, वर्टिकल, इन्हें हम समूह कहते हैं। ये टोटल जो है वो 18 है। ठीक है, क्या कहेंगे हम? समूह, समूह या वर्ग। ये टोटल 18 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो ये 18 क्या है? वर्ग है। ठीक है, यानी जो क्षैतिज रेखा में है उन्हें आवर्त कहेंगे और ऊर्ध्वाधर रेखा में है उन्हें हम समूह या वर्ग कहेंगे। अब यहां पर एक अलग स्थान पर 2 आवर्त और हैं जो 6 और 7 का ही पार्ट है। ठीक है, यानी लैंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज है। और ये जो है वो एफ ब्लॉक है। इस आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक हैं। फर्स्ट ब्लॉक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, यानी एस, पी, डी और एफ ब्लॉक है। 4 ब्लॉक है, जिसमें जो एफ ब्लॉक है उसको आवर्त सारणी से एक अलग स्थान दिया गया है, जो कि मेन आवर्त सारणी से नीचे दर्शाया गया। ठीक है, यहां पर देखिए जो एफ ब्लॉक के तत्व है, यहां पर 6 आवर्त में 55, 56, 57। इसके बाद डायरेक्ट कितना है? 57 के बाद 72, यानी यहां से कुछ एलिमेंट्स गायब है, जो कहां पर है? लैंथेनाइट सीरीज में, यानी ये देखिए 6 नंबर पर। ठीक है, 6th आवर्त में है, 58 से लेके 71 तक। कितने एलिमेंट्स है इसमें? देख लीजिए, खुद देख लीजिए, गिन लीजिए। 14 एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14 एलिमेंट्स। ठीक है, ये जो है वो लैंथेनाइट सीरीज में। इसी तरीके से यहां पर 7th आवर्त में देखिए 87, 89 एंड 88, 89, 87, 88, 89। इसके बाद डायरेक्ट कितना है? 104, यानी यहां से भी कुछ एलिमेंट्स गायब है। कितने गायब है? 90 से लेके और 103 तक। ठीक है, इनको हम एक्टिनाइट सीरीज कहते हैं। ठीक है, 90 से लेके 103 तक एक्टिनाइट सीरीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ संरचना है। इसमें देखिए एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, अदर मेटल्स, ठीक है, हेलोजेंस, नोबल गैसेस, एक्टिनाइड एलिमेंट्स, लैंथेनाइड मेटल्स। ठीक है, तो ये सभी अभी हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले हम क्या करेंगे? पंक्तियों के बारे में अध्ययन करते हैं, पीरियड्स यानी आवर्त के बारे में। तो ये संरचना जो है, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? आवर्त के बारे में अध्ययन करेंगे। पंक्तियां, अवधि यानी पीरियड्स, क्षैतिज पंक्तियां। यहां पर जो अभी हमने संरचना देखी थी उसमें क्षैतिज थी और ऊर्ध्वाधर, दोनों ही रेखाओं में व्यवस्थित थी। तो जो क्षैतिज पंक्तियां हैं उसमें टोटल 7 पंक्तियां हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं, और जिनमें से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन सेल के भरने का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यानी कि जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन सेल के भरने का प्रतिनिधित्व करता है, यानी ऊर्जा के स्तर को बताता है। ठीक है, जो आवर्त है वो ऊर्जा के स्तर को बताता है। जैसे जैसे किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं बढ़ेंगे, किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं बढ़ेंगे तो परमाणु संख्या क्या होगी? बढ़ती जाएगी। जब परमाणु संख्या बढ़ती जाएगी तो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होगा? बदलता जाएगा। ठीक है, जैसे हम आवर्त में चले 1 2 3 4 5 इस तरीके से,
तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी उसका चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं समूह या स्तंभ की, यानी ग्रुप्स। ठीक है, तो यहां पर ग्रुप्स देख लीजिए कितने हैं। यहां पर ऊर्ध्वाधर स्तंभ में जो थे, अभी संरचना में बताया था ऊर्ध्वाधर स्तंभ, उसमें टोटल 18 समूह है, यानी जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं वो टोटल 18 है, 18 है। ठीक है, तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, समूह या वर्ग कहते हैं। ठीक है, और इनका क्रम कैसे है, बाएं से दाएं देखेंगे तो 1 से लेके 18 तक है। ठीक है, जैसे देख लीजिए, ये देख लीजिए बाएं से दाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, टोटल कितने हैं, बाएं से दाएं क्रम रखा गया है 1 से लेके 18 तक, यही क्या है, वर्ग है। ठीक, और ऊपर से नीचे की ओर जो है 1 से लेके 7 तक वो आवर्त है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। फिर इसके बाद में क्या है इसकी विशेषता वर्ग की, एक ही समूह के तत्वों के रासायनिक गुण समान होते हैं। जो वर्ग होते हैं उनमें एक ही समूह में, जैसे फर्स्ट समूह, सेकंड समूह, थर्ड समूह, तो अपने अपने समूह में रखे गए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो रखे गए एलिमेंट्स हैं, उनके रासायनिक गुण जो है वो समान होते हैं। यानी एक ही समूह के तत्वों के रासायनिक गुण समान होते हैं, क्योंकि उसमें संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, यानी सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। ठीक है, जैसे हम देखते हैं पहला समूह हाइड्रोजन। हाइड्रोजन फर्स्ट, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड लिथियम, लिथियम होता है 3, यानी 2 और 1। ठीक है, इसके बाद अगला है फर्स्ट समूह में ही देखिए, ठीक है, बेरिलियम। बेरिलियम का क्या होगा, 2 8 और 1। ठीक है, तो इसके अंतिम कोष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 1 है, यानी ये 9 होगा। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। ठीक, देखिए जो 11 नंबर पे था हमारा क्या था, एक मिनट फिर से देख लीजिए। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या था, फर्स्ट हाइड्रोजन, लिथियम, फिर सोडियम, सोडियम 11। ठीक है, तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, एक ही समूह में रखेंगे, ये फर्स्ट समूह में हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 2 1 और सोडियम का 2 8 और 1, इसके अंतिम कोष में सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी एक ही समूह के रासायनिक गुण समान होते हैं, क्योंकि इसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इसके बाहरी कोष में सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आवर्त सारणी की विशेषताओं के बारे में, जो मुख्य मुख्य विशेषता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आवर्त सारणी की मुख्य विशेषता है, फर्स्ट विशेषता है धातु, अधातु और उपधातु, यानी मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, धातु, धातु और उपधातु। सबसे पहले मेटल्स के बारे में जान लेते हैं, यानी धातुओं के बारे में। आवर्त सारणी के बाईं ओर केंद्र में पाई जाती है। जो धातुएं होती हैं वो आवर्त सारणी के बाईं ओर, आवर्त सारणी के बाईं ओर केंद्र में पाई जाती हैं, और ये आमतौर पर क्या होती है, ऊष्मा और बिजली के संवाहक होते हैं। इनमें आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है। यानी धातु जो होती है वो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, यानी उसमें ऊष्मा और विद्युत का प्रभाव आसानी से हो जाता है। इसमें आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता क्या होती है, जब किसी धातु को हथौड़े से पीट पीट कर उनकी पतली चादरें बनाई जाती हैं, तो ये गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय तत्व जो है वो है सोना, Au, गोल्ड। ठीक है, Au
सोना, ये सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय तत्व है। ठीक है, अगर हम 1 सेंटीमीटर मोटाई का कोई सोने का टुकड़ा लें जिसकी मोटाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो उससे लगभग 1000 पतली पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर मोटाई का अगर गोल्ड लिया जाए तो उसे पीट पीट कर 1000 पतली चादरें बनाई जा सकती हैं, यानी इतनी आघात वर्धनीयता गोल्ड में होती है। ठीक है, इसके बाद तन्यता। तन्यता देख लीजिए। तन्यता क्या होती है, किसी धातु को खींचकर उसके पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं। यहां पर सोना, जो सोना है उसमें क्या होता है, तन्यता का गुण सबसे अधिक होता है, क्योंकि अगर हम 1 ग्राम सोना लें, कितना 1 ग्राम, तो उससे लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार, अगर हम 1 ग्राम सोना लें तो उससे लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, यानी इतना खिंचाव होता है उसमें। अगर हम किसी सोने को खींचे तो 1 ग्राम में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता और तन्यता प्रदर्शित करने वाला धातु जो है वो सोना है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल धातु के सोडियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद अगला है नॉन मेटल्स, अधातु। अधातु क्या होती है, आवर्त सारणी के दाईं ओर पाई जाती है। अधातु जो है वो आवर्त सारणी के दाईं ओर पाई जाती है। ये आमतौर पर ऊष्मा और बिजली के खराब संवाहक होते हैं, यानी इसमें ऊष्मा और बिजली का संवहन नहीं होता, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। ठीक है, यानी उसमें धारा प्रवाह नहीं होगा। और ये ठोस रूप में क्या होती है, भंगुर होती है, यानी टूट जाती है। जब इसे ठोस रूप में रखेंगे तो ये टूट जाएंगे। ठीक है, जरा सा भी उनमें दबाव पड़ेगा तो ये टूट जाएंगे, यानी भंगुर होती है। ठीक है, ठोस धातु जल्दी नहीं टूटेगी, जबकि अधातु क्या होती है, टूट जाती है। ठीक है, इसी तरीके से इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है अधातुओं के। फिर अगला है उपधातु। उपधातु क्या है, मेटलॉइड्स, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। धातु और अधातु के दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, इन्हें उपधातु कहते हैं। ठीक है, यानी धातु और अधातु के बीच की कड़ी को हम उपधातु कहते हैं। ये अर्धचालक होते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, बोरॉन, ये कुछ एग्जाम्पल है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन। ठीक है, जर्मेनियम को हम Ge संकेत देते हैं। ठीक है, इन्हें कहते हैं सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। ठीक, नेक्स्ट तत्व है वह संक्रमण तत्व। ठीक है, क्या है संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। संक्रमण तत्वों को समूह 3 से लेके 12 में रखा गया है। जो समूह नंबर 3 से लेके 12 तक है उन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। वे धातुएं होती है, संक्रमण तत्व वे धातु होती हैं जिनमें आंशिक रूप से भरे हुए डी कक्षक पाए जाते हैं, यानी इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है, अगर हम 3 से लेके 12 में पाए जाने वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है, यानी आंशिक रूप से भरे हुए डी कक्षक पाए जाते हैं। और इनमें ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो भिन्न भिन्न पाई जाती है, और ये रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति भी रखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लोहा, तांबा आदि। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आवर्त सारणी में आवर्तता की। ठीक है, आवर्त सारणी में आवर्तता क्या होती है, आवर्तता आवर्तता तत्वों के गुणों में आवर्ती प्रवृत्तियों का पैटर्न को संदर्भित करता है। आवर्तता जो है वो तत्वों के गुणों में आवर्ती प्रवृत्तियों के पैटर्न को संदर्भित करता है। जब आप किसी अवधि में या किसी समूह में नीचे जाते हैं, यानी किसी समूह में अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, ये प्रवृत्ति तत्वों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था के कारण होती है।
यानी क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, ठीक है, और उसी के अनुसार क्या होगी, आवर्त सारणी में आवर्तता भी प्रदर्शित होगी, यानी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आवर्तता के कुछ गुण हैं। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार, देखिए परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम आवर्त में क्या होगा और समूह में क्या होगा। अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं चलें, अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है, घटता जाता है। यानी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु का आकार घटता जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक के करीब आ जाता है, ठीक है। यानी आवर्त में क्या होगा, जब हम बाएं से दाएं चलेंगे तो परमाणु का आकार क्या होगा, घटता चला जाएगा। जब घटता चला जाएगा तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ती चली जाएगी और इलेक्ट्रॉन नाभिक के और करीब आ जाएगा, ठीक है। समूह में क्या होगा, समूह में जब हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ता चला जाएगा। जब परमाणु का आकार बढ़ेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ते चले जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो क्या होगा, नाभिकीय आवेश में प्रभावित करेगा, यानी नाभिकीय आवेश में उसका बढ़ता चला जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाएगा, ठीक है। जब परमाणु का आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो क्या होगा, नाभिक से इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा, ठीक है। अब आयनीकरण ऊर्जा, आवर्त में और समूह में क्या प्रभाव होगा। आयनीकरण ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनीकरण ऊर्जा वह ऊर्जा है जो गैसीय अवस्था में किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होती है। यानी कोई तत्व है गैसीय अवस्था में, उससे हम क्या करें, परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी मुक्त होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी आवश्यक होगी। तो जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको हम आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं। आवर्त में क्या होता है और समूह में क्या होगा। आवर्त में, जब हम आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो आयनीकरण ऊर्जा बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है, क्योंकि परमाणु आकार छोटा होता जाता है, और परमाणु आकार छोटा होता जाएगा तो नाभिक इलेक्ट्रॉन के और करीब आ जाएगा, ठीक है। आयनीकरण ऊर्जा बाएं से दाएं चलने पर आवर्त में बढ़ती जाती है, क्योंकि परमाणु आकार छोटा होगा और नाभिक इलेक्ट्रॉन के और करीब आ जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन को अधिक मजबूती से पकड़ लेगा। जब पकड़ लेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल नहीं सकते। जब आसानी से नहीं निकाल सकते, अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो इसलिए बाएं से दाएं चलने पर आयनीकरण ऊर्जा बढ़ती जाती है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, समूह में क्या होगा। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, जब समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनीकरण ऊर्जा घटती जाती है, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा। जब परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते जाएंगे और नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल कम हो जाएगा, ठीक है। यानी जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो ये और बड़ा होता जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक के करीब नहीं होगा, यानी दूर भागेगा और आकर्षण बल कम होगा, जिससे हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं और एनर्जी कम लगेगी। तो आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आयनीकरण ऊर्जा बढ़ती है और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनीकरण ऊर्जा घटती है, ठीक है, समझाया। इसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रॉन आत्मीयता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं, वह ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन बंधुता वह ऊर्जा है जो गैसीय अवस्था में किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर मुक्त होती है। यानी जब हम किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे, यानी गैसीय अवस्था में कोई तत्व है और कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा, तो जब जुड़ेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी मुक्त होगी
तो यही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। गैसीय अवस्था में किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर मुक्त होती है जो एनर्जी, उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ठीक है, आवर्त के केस में और समूह के केस में। आवर्त के केस में जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक ऋणात्मक होती जाती है। ठीक है, यानी अधिक ऋणात्मक होती जाती है। क्यों होती जाती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की संभावना बढ़ती जाती है। ठीक है, बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? अधिक ऋणात्मक होगी, क्योंकि परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अधिक संभावना हो जाती है। जब समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम नकारात्मक होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति में कमी होती जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वैद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, वैद्युत ऋणात्मकता एक परमाणु की वह प्रवृत्ति है जिसमें वह किसी अन्य परमाणु से बंधते समय इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। विद्युत ऋणात्मकता परमाणु की वह प्रवृत्ति है जिसमें वह किसी अन्य परमाणु से बंधते समय इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, आवर्त में क्या होता है? आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता बाएं से दाएं चलने पर बढ़ती जाती है, यानी क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता अधिक रखता है। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को कम करता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण देख लीजिए। क्या होती है आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण? कुछ तत्वों को व्यवस्थित किया गया है आवर्त सारणी में, उन्हें समझते हैं। सबसे पहले ग्रुप फर्स्ट। ग्रुप फर्स्ट में क्षार धातुएं होती है। जो हमारा फर्स्ट समूह है उसमें क्या होती है? क्षार धातुएं होती है। क्षार धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं। ठीक है, विशेष रूप से जल के साथ। ठीक है, क्षार धातुएं जो होती हैं वो बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं, और विशेष रूप से जल के साथ क्रिया करके प्रबल क्षार बनाती हैं। ठीक है, जैसे हमने कोई क्षार लिया, ठीक है, जैसे सोडियम। ठीक है, सोडियम और जल से क्रिया करा दी H2O, तो ये क्या बना लेगा? NaOH। NaOH ये क्या है? क्षार है। ठीक है, तो सोडियम धातु जल के साथ क्रिया करके क्षार बनाता है, प्रबल क्षार। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है, यानी क्षार धातु अधिक क्रियाशील होती है, जल के साथ क्रिया करके प्रबल क्षार का निर्माण करती हैं। और इनके गुण क्या है? ये बहुत मुलायम होती है, कम गलनांक, ऊष्मा और बिजली के संवाहक होते हैं। यानी जो क्षार धातुएं होती हैं वो बहुत ही मुलायम होती हैं, इनका गलनांक कम होता है, यानी बहुत ही जल्दी गल जाती हैं कम टेम्परेचर पर ही, और ऊष्मा और बिजली के लिए संवहन का कार्य करती है, यानी इसमें ऊष्मा बिजली का अधिक से अधिक संवहन होता है। ठीक है, यानी सुचालक होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, क्षारीय मृदा धातु, ग्रुप सेकेंड। ठीक है, समूह 2, यानी जो ग्रुप सेकेंड में रखे गए धातुएं हैं उन्हें हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु जो है वो अभिक्रियाशील है, लेकिन क्षार धातुओं की तुलना में कम क्रियाशील होती है। अभिक्रियाशील का मतलब होता है जो क्षार धातुएं हैं उनसे कम क्रियाशील होती है। ठीक है, क्षारीय मृदा धातुएं क्षार धातुओं से कम क्रियाशील होती है। ठीक है, तो क्षार धातुएं मुलायम होती हैं, लेकिन क्षारीय मृदा धातुएं कठोर होती हैं। ठीक है, ये कठोर होंगी, उच्च गलनांक, और क्षार धातुओं की तुलना में जल के साथ कम क्रियाशील होंगी। यानी क्षारीय मृदा धातुएं कठोर होंगी, इनका गलनांक उच्च होगा, यानी इन्हें गलाने के लिए अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होगी,
क्षार धातुओं की तुलना में जल के साथ अभिक्रियाशील होती हैं और इनके एग्जाम्पल कैल्शियम और मैग्नीशियम आदि इनके एग्जाम्पल। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, इस तरीके से और भी एग्जाम्पल है। ठीक, इसके बाद देखिए हैलोजेंस। ठीक है, हैलोजेंस यानी समूह 17 में पाए जाने वाले तत्वों को हम हैलोजेंस में रखते हैं। ठीक है, यानी हैलोजेंस को समूह 17 में रखा गया है। हैलोजेंस बहुत ही क्रियाशील अधातु है, यानी जो हैलोजन है वो अधातुएं होती है और क्रियाशील होती है। ठीक, विशेष रूप से क्षार और क्षारीय मृदा धातुओं के साथ मिलकर लवण बनाती है। ठीक है, ये जो है क्षारीय मृदा धातुओं के साथ मिलकर लवण बनाती है। जैसे क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन क्षार के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? NaCl यानी लवण बनाती है। यानी जैसे हमने कोई क्षार लिया NaOH, ठीक है, और हमने इसकी क्रिया Cl से करा दी क्लोरीन से, तो ये क्या बना देगा? NaCl, यानी ये एक लवण है। यानी जो क्षार है NaOH वो क्लोरीन से क्रिया करके लवण बनाता है, सोडियम क्लोराइड, यानी ये नमक का फार्मूला है। ठीक है, एग्जाम्पल हैलोजेंस के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी FCl, Bri। ठीक है, ये क्लोरीन, क्लोरीन, इसी तरीके से ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ये 4 हैलोजेंस है, और भी हैं। ठीक है, ये मेन 4 हैलोजेंस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक, इसके बाद उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैसें जो है, नॉवल गैसेस को समूह 18 में रखा गया है। इन गैसों को अक्रिय गैसें भी कहते हैं। ये क्या होती है? अक्रिय गैसें होती हैं, यानी ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं, अर्थात ये बहुत स्थिर होती हैं और अक्रियाशील होती हैं, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन आवरण पूर्ण होता है। यानी कि जो नॉवल गैसेस है, अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो ये इनका अंतिम कोश जो होता है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, यानी कि ये ना तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगी और ना इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ना तो इन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये अक्रिय होती है, क्रियाशील नहीं होती है। इनके गुण क्या है? ये रंगहीन होती हैं, गंधहीन, स्वादहीन और अज्वलनशील, यानी गैर ज्वलनशील, नॉन इन्फ्लेमेबल। यानी रंगहीन होगी, इनका कोई रंग नहीं है, गंध भी नहीं आती इसमें किसी प्रकार की भी, स्वादलेस होती है, यानी स्वाद भी नहीं होता है, और गैर ज्वलनशील भी होती है। ठीक है, जैसे हेलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, उत्कृष्ट जैसे क्या हो जाएंगे? हेलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन आदि। ठीक, अब कुछ विशेष ब्लॉक हैं आवर्त सारणी में, कुछ विशेष ब्लॉक है। देख लीजिए क्या है आवर्त सारणी में विशेष ब्लॉक। विशेष ब्लॉक में लैंथेनाइड, ठीक है, और एक्टिनाइड, जिसे ए ब्लॉक में रखा गया है। जैसा कि हमने थोड़ा संरचना भी बताया था, यहां पर और देख लेते हैं। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड आवर्त सारणी के निचले भाग में स्थित है। संरचना में हमने बताया था। ठीक है, जो 2 आवर्त थे 6 और 7, उन्हें उसमें जो थे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, उन्हें अलग स्थान दिया गया है आवर्त सारणी के निचले भाग में। ठीक है, 2 आवर्त में रखा गया है। ठीक, अब लैंथेनाइड की बात करते हैं, अलग अलग देख लेते हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड होते क्या है। लैंथेनाइड दुर्लभ मृदा धातु के रूप में जाना जाता है। यानी लैंथेनाइड को दुर्लभ मृदा धातु, यानी पृथ्वी धातु या मृदा धातु कुछ भी कह सकते हैं, इन्हें दुर्लभ मृदा धातु के रूप में जाना जाता है। इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, यानी जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उन्हें बनाने के काम में आता है, और चुंबक बनाने के काम में किया जाता है। ठीक है, यानी लैंथेनाइड का उपयोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाते हैं और चुंबक बनाने में किया जाता है, जैसे यूरेनियम, थोरियम। ठीक है, तो इनका उपयोग किसमें करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स और चुंबक बनाने में किया जाता है। इसके बाद हम एक्टिनाइड्स की बात करते हैं।
ठीक। तो एक्टिनाइड्स क्या होते हैं, ये रेडियोधर्मी तत्व होते हैं, यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ। ठीक है, तो एक्टिनाइड्स को हम क्या कहते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ भी कहते हैं। ठीक, जैसे यूरेनियम, थोरियम आदि, इनमें तत्व शामिल है। ठीक है, एक्टिनाइड्स में यूरेनियम, थोरियम आदि तत्व शामिल है, जिन्हें हम क्या कहेंगे, रेडियोधर्मी तत्व कहते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव किरणें निकलती है इनसे। ठीक है, जैसे एक्सरे वगैरह में। ठीक, अगले हम बात करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स की। ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल यानी संक्रमण धातुएं। संक्रमण धातुओं को हम डी ब्लॉक में रखते हैं। ठीक, डी ब्लॉक एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में स्थित है, यानी एक तरफ एस ब्लॉक और एक तरफ पी ब्लॉक है, तो उसके बीच में जो स्थित है वो डी ब्लॉक है। इन तत्वों की विशेषता उनकी विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं और रंगीन यौगिक बनाने की क्षमता पर आधारित है। ठीक है, यानी जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनमें विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, यानी उनकी ऑक्सीकरण संख्या चेंज होती रहती है, और इनमें रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति भी होती है। ठीक है, अब जैसे इनका उपयोग कहां होता है, जो डी ब्लॉक के तत्व है इनका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग में भी किया जाता है, जैविक प्रणालियों में किया जाता है, जैसे हीमोग्लोबिन के रूप में। ठीक है, तो औद्योगिक अनुप्रयोग और जैविक प्रणालियों में महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो पीरियोडिक टेबल है उसके सारांश के बारे में। ठीक है, इसका क्या निचोड़ है। ठीक, आवर्त सारणी में रुझान यानी सारांश। ठीक, तो पहला है परमाणु आकार। परमाणु आकार क्या होता है, जब हम पीरियड्स में यानी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो इनका परमाणु आकार घटता जाता है, और समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता जाता है। ठीक है, ये क्या होगा, घटता जाएगा, और ये ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ता जाएगा, यानी परमाणु आकार आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर घटता जाता है और समूह में ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ता जाता है। सेकेंड, आयनीकरण ऊर्जा। आयनीकरण ऊर्जा आवर्त में जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो बढ़ती जाती है, और समूह में ऊपर से नीचे चलने पर घटती जाती है, यानी कम होती जाती है, डिक्रीज। ठीक है, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता। जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, तो क्या होगा, ये अधिक नकारात्मक होती है, यानी अधिकता होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिकता होती है। और जब समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये कम नकारात्मक होती है। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी वैद्युत ऋणात्मकता। वैद्युत ऋणात्मकता में क्या होता है, जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं। ठीक है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो वैद्युत ऋणात्मकता में वृद्धि होती है, यानी बढ़ती है। ठीक है, और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इनमें कमी होती जाती है। ठीक है, तो आवर्त में क्या होता है, वृद्धि होती है और समूह में कमी होती है। ठीक है, फोर्थ है, इसके बाद फिफ्थ, धात्विक चरित्र यानी मेटेलिक कैरेक्टर। क्या होता है मेटेलिक कैरेक्टर, यानी धात्विक गुण। ठीक है, धात्विक गुण क्या होता है, जैसे जैसे आवर्त में हम बाएं से दाएं चलते हैं, प्रारंभ में धातु होती है, फिर अधातु होती है, फिर उपधातु होती है, इस तरीके से जैसे जैसे हम क्या करते हैं बाएं से दाएं चलते हैं तो धातुओं का गुण कम होता जाता है। ठीक है, आवर्त में, और समूह में ऊपर से नीचे चलने पर धातुओं का गुण बढ़ता जाता है। ठीक है, यानी जो धात्विक गुण है आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर घटता जाता है और वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ता जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो बीएससी नर्सिंग के कोर्स में इसका उपयोग क्या है। ठीक है, नर्सिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में आवर्त सारणी का क्या उपयोग है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं
फार्माकोलॉजी की, ठीक है। फार्माकोलॉजी, इसमें क्या उपयोग? तत्वों के रासायनिक गुणों को समझना दवाओं और औषधियों के विकास में मदद करता है। फार्माकोलॉजी के क्षेत्र में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की दवाइयां बनाई जाती हैं, औषधियां बनाई जाती हैं, तो इसके विकास में मदद करता है। जैसे किस मरीज के लिए या किस रोग के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होगी, जैसे आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, धातुओं के गुणों को समझना, ठीक है। यानी एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस और मांसपेशियों के विकारों के लिए उपचार डिजाइन करने में मदद करता है। यानी आयरन क्या होता है? आयरन एनीमिया रोग के लिए उपचार करता है। अगर किसी को एनीमिया हो जाता है तो आयरन की कमी हो जाती है, यानी उसे क्या चाहिए? आयरन चाहिए, ठीक है। तो हम जब हमें पीरियोडिक टेबल के बारे में नहीं पता है आयरन होता क्या है, तो आप कैसे उपचार करेंगे, ठीक है। ऐसी कैल्शियम की आवश्यकता, ऑस्टियोपेरोसिस जो मरीज होते हैं, हड्डियों में दिक्कत होता है, कमी हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो उनके लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ऐसे मैग्नीशियम, जब मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है तो उसके लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी के क्षेत्र में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यानी इनका उपयोग कहाँ कहाँ होगा? एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, मांसपेशियों के विकारों, ठीक है। इसी तरीके से बायोकेमिस्ट्री देख लीजिए, जैव रसायन में जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, कई जैविक अणु जैसे एंजाइम, हार्मोन आवर्त सारणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक गुणों से प्रभावित होते हैं। जो आवर्त सारणी में तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक गुण है उनसे प्रभावित होते हैं एंजाइम्स और हार्मोन्स। हमारे शरीर में जो एंजाइम्स और हार्मोन्स होते हैं वो आवर्त सारणी के तत्वों से भी प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो इसकी भी जानकारी होना चाहिए। थर्ड इज रेडियोलॉजी, ठीक है। रेडियोलॉजी, कुछ उत्कृष्ट गैसें हैं, नॉवेल गैसेस, जैसे जेनॉन और एक्टिनाइड श्रृंखला के रेडियोधर्मी समस्थानिकों का उपयोग नैदानिक इमेजिंग और रेडियोथेरेपी में किया जाता है। जब शरीर की रेडियोथेरेपी होती है या एक्सरे वगैरह होता है, ठीक है, सीटी स्कैन वगैरह होता है, तो उसमें क्या होता है? उत्कृष्ट गैस जैसे जेनॉन या कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो इन सब के बारे में अध्ययन कहां से करेंगे? पीरियोडिक टेबल से, ठीक है। तो इसकी आवश्यकता, पीरियोडिक टेबल की आवश्यकता जो है बीएससी नर्सिंग के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ नंबर पर है हमारा पेशेंट केयर, यानी रोगी की देखभाल किस तरीके से करेंगे। पीरियोडिक टेबल रोगी की देखभाल के लिए किस काम में आती है, किस तरीके से उपयोगी सिद्ध होगी। आवर्त सारणी को समझने से तत्वों के विष विज्ञान को समझने में सहायता मिलती है, यानी टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी यानी विष विज्ञान, ठीक है। यानी आवर्त सारणी को जब समझेंगे तो विष विज्ञान को समझने में भी सहायता मिलती है। जैसे भारी धातुओं के गुणों के ज्ञान से सीसा विषाक्तता यानी लेड, पीवी, ठीक है, पारा विषाक्तता, एचजी, हाइड्रोगेरम, ठीक है, को रोका जा सकता है। आवर्त सारणी में हमने आवर्त सारणी से हमें पता लगेगा कि लेड क्या है, उसका संकेत क्या होता है। लेड जैसे पीवी, पारा यानी मरकरी यानी एचजी, ठीक है। तो जब इसका ज्ञान पीरियोडिक टेबल से हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? रोगी की देखभाल करने में सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। अब क्या निष्कर्ष निकलता है इस पीरियोडिक टेबल को समझने में? मतलब क्यों समझा, क्या निष्कर्ष है इसका? आवर्त सारणी के तत्वों, निष्कर्ष, कंक्लूजन, ठीक है। आवर्त सारणी तत्वों के रासायनिक व्यवहार को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। क्या होती है? तो आवर्त सारणी है वो तत्वों के रासायनिक व्यवहार, यानी तत्व में क्या रासायनिक समानताएं हैं, भौतिक समानताएं क्या हैं, उसको समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। इसका महत्व रसायन विज्ञान से परे चिकित्सा और औषध विज्ञान जैसे क्षेत्रों में भी फैला हुआ है। यानी जो आवर्त सारणी है उसका महत्व रसायन विज्ञान से परे चिकित्सा, ठीक है, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में, औषधियों के उद्योगों में, ठीक है, इन क्षेत्रों में फैला हुआ है, ठीक है। जैसे तत्वों के रासायनिक गुण उपचारों को डिजाइन करने और यह समझने में महत्वपूर्ण है कि शरीर के भीतर पदार्थ कैसे परस्पर क्रिया करते हैं। यानी शरीर में कोई किसी प्रकार का रोग हो गया, ठीक है, तो कौन सा तत्व उस रोग को ठीक करने के लिए
उपयोग करना चाहिए। तो इसकी जानकारी कहां से होगी? आवर्त सारणी से। ठीक है, तो आवर्त प्रवृत्तियों और वर्गीकरणों का अध्ययन करके बीएससी नर्सिंग छात्र बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि जैव तत्व जैविक प्रणालियों को कैसे प्रभावित करते हैं। जैविक प्रणाली मतलब शरीर में होने वाली जो जैविक क्रियाएं हैं उन्हें किस प्रकार से जो तत्व हैं उन्हें प्रभावित करते हैं, जिससे सुरक्षित और अधिक प्रभावी रोगी देखभाल सुनिश्चित हो सके। यानी रोगी की सुरक्षित ढंग से और अधिक प्रभावकारी रूप से रोगी की जो देखभाल है वो सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो आज के लिए हमने जाना आवर्त सारणी क्या होती है, बीएससी नर्सिंग के क्षेत्र में क्या महत्व है, आवर्त सारणी की संरचना है, तो इसे हमने विस्तार से चर्चा की है। अगले टॉपिक में हम अगली बार आपसे मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।